हेलो दोस्तों, कोकनी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। चलो आज हम 10 का साइंस 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। उसमें हम आपके साथ पीरियोडिक टेबल, ट्राइड्स डोबेराइनर के, ऑक्टेव्स न्यूलैंड थे, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल एंड उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेल्स, और मोस्टली जो न्यू मॉडर्न दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं शुरू से। पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या पता है? सो ऑल ऑफ यू नो एवरी एलिमेंट्स विच इज मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स इन दिस वर्ल्ड। हर एक सब्सटेंस, हर एक चीज एलिमेंट से बनी है। तो एलिमेंट से बनी है एटम से, पर एटम्स किसका? एलिमेंट्स का। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, पर लेकिन उसके पास ऐसे लाखों एटम्स। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बोले तो हम उसको एलिमेंट बोल सकते हैं, पर लेकिन उसमें अलग अलग फ्लैट्स है या अलग अलग रूम्स है, ये सब उसके क्या होंगे? एटम्स। तो एटम्स एक नहीं होंगे, एटम्स नंबर ऑफ होंगे, पर लेकिन बिल्डिंग एक ही होगी। वैसे ही एलिमेंट्स एक होता है, उसके सो मेनी एटम्स होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, चाहे कोई भी एटम हो। तो ये जो एलिमेंट्स है, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया तो या बताया तो उसमें क्या होगा? तो 118 एलिमेंट्स यानी 118 एलिमेंट्स अभी तक है, यानी आज के दिन nowadays there are 118 elements present in modern periodic table. Okay, so 118 एलिमेंट्स है, उसमें से कुछ नेचुरल है, अप्रोक्सीमेटली 92 तक यूरेनियम तक नेचुरल एलिमेंट्स है, और जो बाकी बचे रिमेनिंग वो क्या है? आर्टिफिशियल है, विच इज फाउंड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। ओके, और उसके हिसाब से उन्होंने उनका नाम भी दिया है, उस एलिमेंट्स का उनको नाम, उस एलिमेंट्स को नाम भी दिया है उनका। तो उसके हिसाब से 118 एलिमेंट्स आज इस डेट पे है। चलो हो गए। अभी इसमें और जानकारी हम न्यू मॉडर्न या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप एक एक लेते हैं। सपोज अभी फर्स्ट पॉइंट क्या है? डोबेराइनर ट्राइड्स। क्या है डोबेराइनर ने ट्राइड्स एंड ट्राइड्स के बारे में? ट्राइड्स क्या है, क्या कंसेप्ट है? तो उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल की स्टार्ट की, यानी कुछ एलिमेंट्स उन्होंने फाउंड किए, तो उसमें उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला या उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। कौन सी? कि उसमें दिया गया था लगातार जो 3 एलिमेंट है, अगर फर्स्ट का और थर्ड का अगर हम एटॉमिक मास की एडिशन करते तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का होगा, इतना होगा। ओके, सॉरी। सो उसके हिसाब से उन्होंने, जैसे लिथियम है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो उसमें उन्होंने क्या देखा? इसका जो एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक मास है पोटेशियम का। सपोज इसका हम 39 अप्रोक्सीमेटली लेते, एग्जैक्टली राउंड करने लेते, और लिथियम का जो लिथियम का कितना है? सपोज 6। ओके, लिथियम का कितना है? 6 है। तो सपोज अप्रोक्सीमेटली ले रहे, तो उसके हिसाब से इन दोनों के एडिशन करके जो आंसर आएगा नियर बाय 23, नियर बाय 23। यहाँ पे डेसिमल है, उसके हिसाब से पॉइंट के हिसाब से हम उसमें ये चेंज होता है, पर खाली हम मुझे कंसेप्ट क्लियर करने इसलिए बता रहा हूँ। तो ये दोनों के एडिशन की तो ये 23 आ जाती है। तो उन्होंने क्या, उनका क्या मानना था कि ये जो है ना ट्राइड्स है, और उन्होंने कुछ ऐसे उनके टेबल के हिसाब से उन्होंने ऐसे अलग अलग ट्राइड्स बनाए थे जो लगातार, यानी उनका एक कहना था कि लिथियम के नीचे सोडियम होगा, सोडियम के नीचे पोटेशियम होगा। तो ऐसे ट्राइड्स के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। पर लेकिन उनका जो अरेंजमेंट था ये एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर था, वो सही है, पर लेकिन ये जो एलिमेंट है उनका उन्होंने एटॉमिक मास निकाल के फिर उसका एवरेज निकाला था। यानी उन्होंने जो भी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी वो एक तो ट्राइड के हिसाब से की थी, पर लेकिन सबसे बड़ी बात कंसीडर ही एटॉमिक मास
एक कंसेप्ट यूज करके उन्होंने हर एक एलिमेंट्स को अरेंज किया था. सो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ट्राइड्स और इन his tables on the basis of atomic mass. जो डोबे राइनर ने जो अरेंजमेंट की थी एटॉमिक मास, ये ध्यान में रखो क्योंकि बार बार मैं एटॉमिक मास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एटॉमिक मास की वजह से कुछ साइंटिस्ट जब फेलियर हो गए थे उनकी थ्योरी, उसका रीज़न था मेन रीज़न था एटॉमिक मास. तो उसके वजह से वहाँ पे शुरुआती उनकी गलत हो चुकी थी, इसलिए उनको आगे जाके प्रॉब्लम आई. हाँ, पर लेकिन वो जो स्टार्टिंग में उन्होंने फाउंड किया कुछ एलिमेंट्स तक वो ट्राइड जो कंसेप्ट थी वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गई, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला इस बात पे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत तो की थी. पर लेकिन वो थ्योरी फेलियर होने का कारण यानी ये जो ट्राइड्स कंसेप्ट है जो एवरेज ऑफ एटॉमिक मास की वजह से निकाला या उसके थ्रू निकाला, ये ट्राइड कंसेप्ट हर एक थ्री एलिमेंट्स को लागू नहीं हो रही थी. इसकी वजह से कुछ ऐसे 3 एलिमेंट्स से वो रूल फॉलो न करने के कारण ये थ्योरी फेल हो चुकी थी. तो उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड्स. तो उन्होंने क्या बोला या कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की? ऑक्टेव्स. कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की? ऑक्टेव. और ऑक्टेव्स थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था या किसके बारे में बताया कि उनका ये कहना था कि फर्स्ट एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स एंड 8th एलिमेंट्स आर द सेम. यानी हर एक 8th वाला एलिमेंट जो होगा ना वो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टी शो करेगा. यानी हर एक एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उनका ये मानना है. और वो सही भी था, क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन और 20th एलिमेंट दैट इज द कैल्शियम, फर्स्ट टू 20 तक ये जो रूल था, ये जो थ्योरी थी उनकी वो सही थी, क्योंकि फर्स्ट टू 12 तक जो 8th वाला एलिमेंट आ रहा था ना सेम फर्स्ट वाले के जैसा वो प्रॉपर्टी शो कर रहा था. तो 20 तक यानी कैल्शियम तक उनकी थ्योरी जो थी वो सक्सेसफुल हो रही थी. दिस थ्योरी सक्सेसफुल टिल कैल्शियम. कहाँ तक? कैल्शियम तक सही हो रही थी, लेकिन उसके आगे जैसे ही हम गए और हमें पता है 21 से क्या चालू होता है? डी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक के कारण जो 8th एलिमेंट जो शो कर रहा था सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ फर्स्ट एलिमेंट, सो वो डी ब्लॉक के कारण वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने लगी, यानी 8th वाले एलिमेंट शो नहीं कर रहा था. तो आगे जाके हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तब ये चीज़ें और आपको आसानी से समझ में आएगी. तो लेकिन अभी जो न्यूलैंड की ऑप्टिक थ्योरी उस पर ध्यान देते हैं, तो उसमें क्या हुआ था? डी ब्लॉक की एडिशन होने के कारण 8th वाला एलिमेंट से प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था. तो न्यूलैंड्स की जो थ्योरी थी वो स्टार्टिंग में तो सही थी, पर लेकिन जैसे डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स फाउंड हो गए उसके टाइम वो थ्योरी किधर कहीं ना कहीं फेल हो रही थी. तो ये थ्योरी फेलियर का कारण था डी ब्लॉक. और उन्होंने एक स्टेप आगे जाके कुछ ऐसे कैल्शियम तक ऐसा कुछ सिमिलर थ्योरी या सिमिलर जो अरेंजमेंट की थी वो कुछ ना कुछ सही थी. इसकी वजह से उनको भी इसी बात पे नोबेल प्राइज भी मिला था. बल्कि उन्होंने भी जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की वो किसके बेसिस पे की थी? एटॉमिक मास. किसके बेसिस पे? न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. बट कौन सा पीरियोडिक? मॉडर्न मेंडेलियव. नो, उस टाइम उन्होंने जो अरेंजमेंट की थी जो टेबल बनाया था उसमें. ओके, सो दैट इज द न्यूलैंड्स ऑप्टिक थ्योरी. वो भी फेल हो चुकी थी, रीजन आपको बताया. फिर आगे इनके बाद और जो मेंडेलियव्स आए, मेंडेलियव्स ने भी अपने हिसाब से थ्योरी अप्लाई की थी या बताई थी. उसको भी हम बोलते हैं मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल. तो इन्होंने इन दोनों के अलावा एक चीज
और बनाई थी या देखी थी वो थी, उन्होंने भी अरेंजमेंट जो की थी ना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, बट इसके अलावा उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, प्रॉपर्टीज भी स्टडी की, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी सिमिलर शो कर रहे थे या एक प्रॉपर ऑर्डर के हिसाब से शो कर रहे थे, उनको उस ग्रुप में या उस पीरियड में अरेंज किया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने ग्रुप और पीरियड ऐसा भी बताया था, ग्रुप के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ग्रुप बोला था, जो वर्टिकल लाइन है उसको पीरियड बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको पीरियड बोला था, और वर्टिकल लाइन है उसको ग्रुप बोला था। तो उसके हिसाब से उन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे उसको उन्होंने पीरियड के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से अरेंज किया था। तो कौन सी प्रॉपर्टी? नॉर्मली उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो इस तरह के जो डेंसिटी, वॉल्यूम या अलग अलग जो प्रॉपर्टी शो कर रहे थे एलिमेंट्स से, उनके हिसाब से उन्होंने उस एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जिससे 63 एलिमेंट्स तक उन्होंने 63 एलिमेंट्स तक एलिमेंट्स अरेंज्ड इन हिज थ्योरी। 63 एलिमेंट्स उन्होंने एकदम सही तरीके से अरेंज किया था उनके थ्योरी में। सो इन दोनों के कंपैरिजन में मेंडलीव एक सक्सेसफुल होने लगा था, पर लेकिन फिर वही गलती आ गई, या कोई तो ऐसी चीज़ थी जिसके कारण ये थ्योरी भी फेल हुई थी। उसका कारण है एटॉमिक मास। उन्होंने भी एलिमेंट की जो अरेंजमेंट की थी एटॉमिक मास की वजह से की थी, या एटॉमिक मास के ऊपर की थी, वही उनकी थ्योरी फेल होने का कारण बना। तो कैसे? तो उन्होंने मेरिट और डिमेरिट में हमें देखना है कि मेरिट यानी फायदे कौन से हुए इस पीरियोडिक टेबल में, या इस मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के फायदे कौन से हुए वो देखना है। सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या किया था, जो एटॉमिक मास आगे जाके कुछ ऐसे न्यू एलिमेंट्स फाउंड होने के बाद उनका एटॉमिक मास पहले आता था, तो उनको उन्होंने रीअरेंज किया, ओके, रीअरेंज किया, रीअरेंज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द rearrangement of elements on the basis of atomic mass। तो एटॉमिक मास जैसे उन्होंने पहले वाले एटॉमिक मास के एलिमेंट्स फाउंड हो चुके थे, तब उन्होंने उसको रीअरेंज कर दिया। तो एक उन्होंने उनके टेबल में ऐसी चीज़ रखी थी, या उनके टेबल में ऐसी प्रोविजन करके रखी थी जिससे वो चेंज कर सके, इसलिए ये फायदा हो चुका था। सेकंड ऐसा था, उनको कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था, जैसे एल्यूमिनियम हो या सिलिकॉन हो, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स के बारे में, या बोरॉन हो, तो इसके बारे में पता था। कुछ एलिमेंट्स पता नहीं थे, कुछ एलिमेंट्स पता थे, बल्कि उनको एक डाउट था कि यहाँ तो कुछ ना कुछ, या कौन सा ऐसा एलिमेंट फिट हो जाएगा, बल्कि जिसका अभी तक मुझे पता नहीं। तो उन्होंने उस बॉक्स को एम्प्टी छोड़ा था, यानी उनको पता था इधर तो कोई तो एलिमेंट्स है, पर उनका नाम पता नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरान, ऐसे कुछ नाम दे के उस पीरियोडिक टेबल में कुछ एम्प्टी बॉक्स रखे थे, ओके। सो ही वाज या ही केप्ट एम्प्टी बॉक्स यानी जो जहाँ पे एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं उसको बॉक्स बोलते हैं, तो बॉक्स बोलते हैं, वो बॉक्स बोल सकते हैं। तो उन्होंने एम्प्टी बॉक्स रखे थे कुछ, और उनको अपने हिसाब से नाम भी दिया था, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इस तरह प्रोविजन करके रखी थी, जिससे आगे जाके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिन्होंने फाउंड किया था उनको हेल्प हुई थी। थर्ड जो है, उन्होंने
आगे जाके बहुत सारे साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया था, पर लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट को एक नोबल गैस के बारे में, जो ग्रुप 18 वाला ग्रुप इनर्ट गैस या नोबल गैस है, उनके बारे में पता नहीं था। पर लेकिन शायद उनको कुछ डाउट था, इसलिए उन्होंने एक ऐसा लास्ट में एम्प्टी स्पेस छोड़ा था। तो उसका फायदा क्या हुआ, जो एम्प्टी स्पेस छोड़ा इसकी वजह से फायदा क्या हुआ, आगे जाके इनर्ट गैस या नोबल गैस को वहाँ पे बनाया गया और एक ग्रुप 18 वाला इनर्ट गैस और नोबल गैस हमें एक ग्रुप मिला। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो भी प्रोविजन करके ऐसे बोल सकते हैं, सो ही केप प्लेस फॉर नोबल गैस। शायद उनको पता था या नहीं ये तो हम बोल नहीं सकते, पर लेकिन उन्होंने ऐसा उनको लगा था कि यहाँ पे जगह छोड़ देते, आगे जाके क्या होगा वो पता नहीं था। तो कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी करने के बाद उनको नोबल गैस पता नहीं थे, तो उन्होंने उस बारे में सोचा ही नहीं था। पर लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिन्होंने मोस्टली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फाउंड किया, तो उनको ऐसा लगा कि चलो नोबल गैस नाम की जो एलिमेंट्स है या ग्रुप 18 है, उसको मेंडेलीव ने ऑलरेडी एक स्पेस छोड़ा था, इसलिए हम वो नोबल गैस को वहाँ पे फिट कर सकते। तो ये हुआ एक एक्स्ट्रा एक फायदा हुआ, जिसके कारण नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में डालना आसान हो चुका। समझ में आया? ये तो डोबेरेनर के ट्राइड थे, न्यूटन्स का ऑक्टेव था, यानी ऑक्टेव थ्योरी थी, और मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। तो उसके मेरिट हमने देखे, अभी डीमेरिट देखते हैं। चलो डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव डीमेरिट्स। तो कौन से थे डीमेरिट्स? सबसे बड़ी बात, जो होल नंबर थे ना, होल नंबर में जिनका एटॉमिक मास होल नंबर में था, कभी कभी सेम आया। सेम यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे उनका एटॉमिक मास डेसिमल में था, तो उसको अगर नियर बाय सेम करें तो कई ऐसा होता था, यानी कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स होते थे जो जिनका राउंड फिगर के हिसाब से एटॉमिक मास नंबर लिया तो सेम आता था। तो तब तो कंफ्यूजन हुआ कि कौन सा एलिमेंट्स कौन से पोजीशन पे आएगा, उसको कैसे हम किसको आगे ले, वो डाउट हो जाएगा। इसकी वजह से सिमिलर एटॉमिक मास होने से कंफ्यूजन बढ़ गया, और कौन सा एलिमेंट्स आगे डालना है कौन सा एलिमेंट बाद में डालना है, वो कंफ्यूजन होने के कारण मेंडेलीव को भी तकलीफ हुई इस कारण, और आगे जाके जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया उनको भी थोड़ी दिक्कतें पैदा हुई थी। तो इसलिए सिमिलर मास होने के कारण, सिमिलर एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, एक डीमेरिट था। सेकंड, जब आइसोटोप्स नाम की कंसेप्ट आई, isotopes, what is the isotopes? Similar atomic mass number, similar atomic mass number, but similar atomic number but different mass number। तो इसके कारण जैसे देखो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है, ओके, तब तो पता नहीं चल पाएगा, हमें अब पता है तो उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं। और नाइट्रोजन के कुछ आइसोटोप्स है, जैसे नाइट्रोजन 7 है तो 15, नाइट्रोजन 16, ओके। सो नाइट्रोजन के कुछ आइसोटोप्स है, चाहे वो आइसोटोप्स होते वो रेयर में होते, बट लेकिन है तो है ना। तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन भी पता है हमें 16 वाला होता है, तो यहाँ पे 16 नाइट्रोजन भी आता है, 16 ऑक्सीजन भी आता है। वैसे ही हम कार्बन के बारे में भी देख सकते हैं, कार्बन 14 भी पता है, नाइट्रोजन 14 भी पता है। तो इसका मतलब ये दोनों में से कार्बन पहले आएगा या नाइट्रोजन पहले आएगा, ये चीज़ या ये कंफ्यूजन होने लगा। तो मेंडेलीव को या उसके बाद जो भी साइंटिस्ट आए उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अभी नाइट्रोजन पहले डाले
चलो कार्बन 12 है पता है, पर लेकिन फिर भी कार्बन 14 भी है। कार्बन 14 तो आपको पता है जो एज डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, जो हर एक एनिमल की बॉडी में होता है, बोन्स में, तो कार्बन 14 तो होता है। तो उसके हिसाब से अगर एटॉमिक मास कार्बन का भी 14 है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का भी 14 है, तो किसको पहले डालें, ये कंफ्यूजन की वजह से भी ये मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल स्टडी करने में और उसके हिसाब से एलिमेंट फाउंड करने में थोड़ी अरेंज करने में थोड़ी दिक्कतें पैदा हुई। तो ये हुआ सेकंड डिमेरिट। थर्ड डिमेरिट ऐसा था जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमें पता है हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से ग्रुप फर्स्ट में, ओके, और ये क्या है ग्रुप फर्स्ट में यस ब्लॉक में। पर लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज देखी जाए तो सिमिलर किसकी थी, सिमिलर विथ हैलोजन। ओके, सो देखो हाइड्रोजन जो एटॉमिक मास के हिसाब से उसको पोजीशन दी गई थी फर्स्ट नंबर, पर लेकिन वो प्रॉपर्टीज शो कर रहा था हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन ग्रुप 17 था। तो उसके हिसाब से आप हाइड्रोजन फर्स्ट में रखे या ग्रुप 17 यानी हाइड्रोजन में रखे, वो कंफ्यूजन हुआ क्योंकि मेंडेलिव ने तो खाली एटॉमिक बेसिस के एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर अरेंज नहीं किया था एलिमेंट को, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज भी देखी थी। अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो प्रॉपर्टीज जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी उनके हिसाब से उसको अरेंज करना था। तो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो हाइड्रोजन के साथ है, और उसका एटॉमिक मास नंबर देखा जाए तो फर्स्ट का यानी लिथियम के ऊपर। तो अभी हाइड्रोजन को कहाँ रखे ये भी डाउट हो चुका था तब, तो हाइड्रोजन भी प्रॉपर्टी के हिसाब से हाइड्रोजन के साथ में होना चाहिए था, एटॉमिक मास के हिसाब से फर्स्ट में चाहिए था। तो ये कंफ्यूजन भी आगे जाके दिक्कतें पैदा कर रहा था, उसके उस वजह से मेंडेलिव की थ्योरी भी फेल होने लगी थी। यही था वो जो डीमेरिट्स था वो ये भी था। ओके, तो इस तरह मेंडेलिव के कुछ डीमेरिट्स के कारण आगे जाके जो साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया तो उनको भी ऐसी कुछ दिक्कतें पैदा हुई, वो भी कंफ्यूजन में आए। हाँ, पर लेकिन मेंडेलिव ने इतने मेहनत करी थी, 63 एलिमेंट्स को प्रॉपर अरेंज किया था, या कुछ जो उनको पता नहीं था उनके लिए भी उन्होंने स्पेस रखी थी। बहुत यानी पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स अरेंज करने में मेंडेलिव का बहुत बड़ा हाथ है, ये तो हम आज भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर ये शुरुआत नहीं की होती शायद आगे जाके जो साइंटिस्ट है उनको पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनको फाउंड करने में बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती थी। पर लेकिन जो फाउंड किया है फाइंड करने में बहुत दिक्कत पैदा हो सकती थी, पर लेकिन नहीं, मेंडेलिव ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया था उसके चलते आगे जाके जो साइंटिस्ट थे जैसे मोस्टली थे उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड करने में बहुत आसानी से फाइंड करने को एक प्लेटफॉर्म मिला, तो उसके कारण उन्होंने बहुत और जो साइंटिस्ट थे उनके साथ में आसानी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फाइंड किया। ओके, सो ये जो डीमेरिट्स था वो मेंडेलिव के थे। तो आगे जाके हमें क्या देखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो जिन्होंने फाउंड किया है, सो मोस्टली ने फाउंड किया, ये बोल सकते हैं, पर लेकिन ये अकेले नहीं थे, इनको बहुत सारे जैसे मेंडेलिव के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने हर थोड़ा थोड़ा करके पीरियोडिक टेबल को एक प्रॉपर अरेंज करते गए, जिसकी वजह से मोस्टली को बहुत आसानी हुई थी। जो अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने जो फाउंड किया है, चाहे वो मोस्टली ने किया होगा, पर स्टार्टिंग से उन्होंने हेल्प ली थी। और जो न्यूलैंड्स हो या डोबेराइनर हो या मेंडेलिव हो या और कुछ साइंटिस्ट हो, उनका सबका स्टडी करके फाइनली एक मोस्टली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। पर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी, बाकी सब लोगों ने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, लेकिन मोस्टली ने पहली बार एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। वही उसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म करने का सबसे बड़ा हथियार था, क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी ही वाज अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था, तो वही चीज उनको आगे जाके बहुत फायदेमंद साबित हुई। तो उन्होंने क्या किया, टोटल ग्रुप 18 और पीरियड 7 और ब्लॉक 4 यस टी डी एंड एफ, इस तरह पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया। उससे आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है या देखा जाता है, तो इसी हिसाब से देखा जाता है जो मोस्टली ने किया था, और स्टडी करने में भी आसानी हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, और जो एलिमेंट थे, जब जो भी एलिमेंट थे सब प्रॉपर अरेंज किए गए थे। तो यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम अब आज या पूरा वर्ल्ड स्टडी कर रहा है, जिसमें ग्रुप 18 है, 7 है और 4 ब्लॉक है एस टी डी है। तो वो जो एलिमेंट्स अरेंज किए अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ब्लॉक में, तो उसका भी रीज़न उन्होंने दिया है। उसका भी रीज़न हम आगे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी कंसेप्ट है। लेकिन क्या करना है अभी, हमें 10 की कंसेप्ट क्लियर करनी। देखो नोट्स की बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात जो भी आंसर होगा, जो भी नोट्स है, जो अपने मन से जो लिखता है ना, वो जो ओन नोट्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ी नोट्स होती है। यानी ओन नोट्स, आपके ओन नोट जो होते हैं ना, उसका कंपैरिजन किसी नोट्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो समझने के बाद लिखते हैं ना, वो नोट्स बहुत बढ़िया होते हैं। तो पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझने के बाद आप चाहे तो आप 2-4 बुक का स्टडी करके वो नोट्स बना सकते हैं। आसानी से नोट्स भी मिल सकते हैं, आपको कहीं भी मिलेंगे, मैं भी दे सकता हूँ, आपने अगर आपको चाहिए तो मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। पर लेकिन आप अगर कंसेप्ट समझ लोगे और उसके बाद आपके हिसाब से नोट्स बनाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी नोट्स को होंगे, इतना ध्यान रखो। ओके, सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे अरेंज किया या क्या था, तो हमें एटम का स्ट्रक्चर पता है, ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाद में जो होता है वो सेल्स होती है। ओके, सो न्यूक्लियस जो है ये वाला, उसमें होता है प्रोटॉन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और कौन सा होता है, और कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसमें नो चार्ज यानी 0 चार्ज होता है, यानी न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं उसको। और जो इसको ही बोलते हैं, ये जो दो चीज होती है ना, वो क्या होती है, न्यूक्लियस पार्ट, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पार्ट में कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ओके, ये जो बाहर के सेल है, इसको बाहर का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसमें कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो ये जो सेल्स होती है, न्यूक्लियस तो एक ही होता है, हर एक एटम को एक ही न्यूक्लियस होता है, पर सेल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो शुरू से जो सेल होती है, शुरुआत में के होती है, देन एल, देन एम, देन एन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बैठते, तो इलेक्ट्रॉन बैठते तो कितने बैठते, तो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे के की कैपेसिटी, के में ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एम में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, और एन में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है, तो उसका एक रूल भी दिया है, 2n², 2n², ये फॉर्मूला है। के यानी फर्स्ट सेल है तो n डालो, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, एल सेकंड सेल है, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। इस हिसाब से हम कौन से सेल की कितनी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम सेल भी बोल सकते हैं या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। ओके, सेल भी बोल सकते हैं या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, और हर एक सेल का ऑर्बिट की एक अलग सी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे और ज़्यादातर अभी के टाइम 4 ही सेल्स है जिनकी कैपेसिटी है 2, 8, 18, 32। ओके, इसका स्टडी क्यों फायदेमंद है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कौन से एलिमेंट्स की
सॉरी कौन से एटम्स की कौन से सेल की कैपेसिटी कितनी है, वो अगर पता होगी तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कैसे लिखते, कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो डायरेक्टली मैं क्लोरीन लेता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 17 है, तो हमें पता है शुरू में न्यूक्लियस में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। तो आगे जाके न्यूक्लियस के बाद कौन सी सेल आती है, के की कैपेसिटी कितनी है 2, तो हम 2 ही डालेंगे। ध्यान में रखो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो कोई दिक्कत नहीं, के की कैपेसिटी कितनी 2 है ना, तो 2 ही डालो। फिर अभी सेकेंड सेल में कितनी कैपेसिटी 8 की, तो 8 ही डालो। चाहे हमारे पास 100 हमें कोई उससे कोई मतलब नहीं, 8 की कैपेसिटी तो 8 डालो। अगर कम हो तो फिर ज़्यादा मत डालो, पर ये जितने हैं उससे ज़्यादा है ना हमारे पास जितनी कैपेसिटी उसके, तो हम बिंदा डाल सकते हैं। चलो कितना हुआ 2 + 8 10, तो कितने बचे 17 थे, 10 तो गए, फिर कितना बचा 7। चलो यहाँ पे देखो 18 की कैपेसिटी, बल्कि हमने कितने डाले 7, क्योंकि 18 डालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो हम कहाँ से डालेंगे, तो इसकी वजह से हम 7 डाला, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। सो और इसका क्लोरीन का लिखिए। चलो क्लोरीन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 9, तो फर्स्ट 2 देन 8। कहाँ से डालोगे, अगर 2 और 8 मिलाओ तो 10 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 9 नहीं, तो हमारा ये गलत हुआ, तो इसको क्या करेंगे हम 7 लिखेंगे, क्योंकि 8 की कैपेसिटी बल्कि हमारे पास 7 बचा, तो हमने 7 जितना बचा है उतना ही लिखना है, बल्कि जितनी कैपेसिटी उतनी नहीं लिखनी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो तो कैपेसिटी के हिसाब से लिखो, अगर कम हो तो जितने हैं उतने ही लिखो। उस हिसाब से कौन से भी एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक, इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और उस हिसाब से हम कौन से भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। और एक बात कौन सी है कि कोई भी एटम हो, कौन से भी एलिमेंट्स का कोई भी एटम हो, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of protons present in nucleus or number of electrons present in a cell of an atom of the elements is called atomic number, which is shown by capital Z. Okay, so number of protons भी बोल सकते हैं, हमें पता है प्रोटॉन्स कहाँ रहता है न्यूक्लियस में, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है सेल्स में, तो जितने होते हैं उतना एटॉमिक नंबर होता है। उस हिसाब से हम बोल सकते हैं Z, that is atomic number, P, that is number of proton which is present in the nucleus, then E, that is the electrons which is present in cells or orbit. These three concepts are the same for all atoms of the elements. कौन सा भी एलिमेंट्स हो ये तीनों चीज सेम ही रहेगी। हाइड्रोजन का लिया तो ये तीनों सेम रहेगा, ऑक्सीजन लिया तो ये तीनों सेम रहेगा। इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन उसमें होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें होगा। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। अगर प्रोटॉन सेम है इलेक्ट्रॉन सेम है, हमें तो पता है +2 - 2 = 0। सो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों सेम रहेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो एटम के ऊपर फोर्स चार्ज कितना होगा 0, सो दैट मींस नो चार्ज। So that's why we call as a we call atom is an electrically neutral। तो इसलिए बोल सकते हैं हम एटम में क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं सेम होते हैं। ओके, सो इस तरह हमने एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा, सेल्स भी देखी। सेल्स तो के एलिमेंट, और रही बात ब्लॉक के बारे में, अगर हम नॉर्मली पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा है। ओके, और नीचे तो यहाँ पे क्या है एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। ओके, ये क्या है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और है एफ ब्लॉक। इस तरह 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है।
तो यहाँ पे पी ब्लॉक का ही पार्ट होता है, पर लेकिन इसी ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। ओके, तो इस तरह पीरियोडिक टेबल होता है और सब 118 एलिमेंट जो अरेंज किए मोसले ने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इस तरह किया। और जो सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स में कौन से एलिमेंट्स एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आता है उसी सेल को हम क्या करते हैं, उसी एलिमेंट्स को उस ब्लॉक के हिसाब से हम अरेंज करते हैं। ओके, समझ में आया? ओके, थैंक यू।